नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया साल 2026-2027 के लिए। बजट में क्या कुछ खास रहा है? क्या आम वर्ग को इसमें कुछ राहत मिली है या इंडस्ट्रीज को कुछ राहत देने का जो प्रयास किया गया है, और किस तरीके से इस ओवरऑल बजट को हम देखते हैं, जानेंगे। फाइनेंस एक्सपर्ट संजय गुप्ता जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको बारीकी से समझते हैं और लगातार अपने इनपुट्स देते रहते हैं। संजय सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत स्टेट मिरर के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। संजय सर, आपने देखा है कि आज बजट पेश कर दिया गया है और जिस तरीके का ये बजट है, पहले तो उसकी बारीकी जानेंगे आपसे। सबसे पहले ये बजट कैसा लगा आपको? देखिए, हम बजट को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला बजट जो है आत्मनिर्भर भारत के थीम पे था, और सेकंड बजट अगर हम उसे देखें तो वो एक मिडिल क्लास के लिए था। तो जो आत्मनिर्भर भारत का बजट है, उस बजट के ऊपर सरकार ने बहुत अच्छा इसके अंदर काम किया है, और 7 सेक्टर्स जो हैं उन्होंने स्केलिंग के लिए आइडेंटिफाई किए हैं। ये सेक्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट वो सेक्टर हैं जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पॉइंट आउट किए गए थे, जिसके अंदर से आप ये देखिए, बायोसिमिलर्स, बायोफार्मा के ऊपर जो है बड़ा जोर दिया गया है कि बायोसिमिलर्स का जो है डेवलप यहाँ पे हो सके, R&D उनकी प्रॉपर हो सके, IPR क्रिएट हो सके। सेकेंडली, सेमीकंडक्टर का जो मिशन है वो 2025 में चालू किया गया था, उसके लिए सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2.0 की आज डिक्लेरेशन की गई, जिसके ऊपर एक 40,000 करोड़ का आउटले जो है वो डिक्लेयर किया गया 5 सालों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के आउटपुट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए है, और एक रेयर अर्थ के लिए भी जो है वो डिक्लेरेशन इसके अंदर आई है, इसको स्केलिंग करने के लिए। और एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जैसे लिफ्ट्स हैं, TBMs हैं, जिसका हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने स्पेशली जिक्र किया, उनको हिंदुस्तान में बनाने के लिए एक एफर्ट की घोषणा इसके अंदर की गई। एक टेक्सटाइल सेक्टर को देखें, उसके लिए उन्होंने जो है कुछ रिबेट्स इसके अंदर प्रोवाइड करी हैं, हैंडलूम के लिए डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करी हैं, एपेरल्स और कुछ मेगा टेक्सटाइल पार्क्स के लिए भी उन्होंने इसके अंदर घोषणाएं करी हैं। एक उन्होंने घोषणा स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर के लिए करी है कि इसके लिए स्केलिंग के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो जो उनका एफर्ट है वो दो तरफ है। पहला एफर्ट है कि हम जो है जो फॉरेन करेंसी की अर्निंग्स है उनको बढ़ा सकें इन इंडस्ट्रीज के माध्यम से, और दूसरा जो है हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर पाएं इन आइटम्स का, क्योंकि हम रेयर अर्थ में सेमीकंडक्टर के अंदर लगातार हैवी इंपोर्ट्स करते आए हैं। जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है वो सारा इंपोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं एक करेंसी को सेविंग करने के लिए है। अच्छा, इसी के साथ आप ये देखें कि जो कस्टम ड्यूटी के अंदर भी जो स्ट्रक्चर में उन्होंने चेंज किया है, तो खाली इन्हीं इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आइटम्स के अंदर जो कैपिटल गुड्स हमें चाहिए इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसके अंदर उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस जो हैं वो प्रोवाइड करी हैं उन्हें लोअर करने के लिए। जैसे वो ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए या रेयर अर्थ के लिए जो हमें कैपिटल गुड्स चाहिए उसकी BCD उन्होंने कम की है। तो एक जो फोकस जो मुझे ऐसा लगा कि जो इस बार गवर्नमेंट का था वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत की तरफ था, कि ताकि हम एक जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट हिंदुस्तान के अंदर कर सकें। अब कितनी सक्सेस इसके अंदर मिलेगी वो देखने वाली बात है। चलिए, दूसरा इसके अंदर पोर्शन आया कि जो हम एक मिडिल क्लास के माध्यम से देखते हैं। मैं भी एक मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से आता हूं, और मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदुस्तान की मिडिल क्लास के अंदर है। तो मिडिल क्लास पूरी तरह से निराश रहा है। देखिए, टैक्स रेट्स के अंदर तो हमें उम्मीद थी कि क्योंकि लास्ट ईयर ही उन्होंने टैक्स रेट्स को, इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करी थी, जो 12 लाख और सैलरीड पर्सन के लिए 12,75,000 रुपए तक का जो इनकम है वो टैक्स फ्री कर दी गई थी। लेकिन इस बार हमें टैक्स की इसकी तो उम्मीद नहीं थी कि वो कोई इसके अंदर कोई ट्विकिंग होगी या कुछ वो फर्दर रिबेट देंगे। लेकिन हमें दो चीज़ों की बहुत उम्मीद थी। पहली उम्मीद थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है वो 75,000 पे न्यू रिजाइम जो टैक्स रिजाइम है उसके अंदर मिलता था, जो उन्होंने अलाउ किया था। हमें ये उम्मीद थी कि शायद इसे 1.25 लाख रुपए तक जो है वो कर देंगे। सेकेंडली, हमें ये उम्मीद थी कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है, क्योंकि आज जो है आज के समय के अंदर 75% टैक्स पेयर हमारे न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आ चुके हैं, उसके अंदर जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी कोई रिबेट नहीं अवेलेबल थी। तो आज की जो बढ़ती हुई मेडिकल कॉस्ट है और बढ़ते हुए जो प्रीमियम्स हैं उसके ऊपर हमें ये की उम्मीद थी कि शायद जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसके जो एक तो स्लैब्स को बढ़ा देंगे जो रिबेट मिलनी है, और दूसरा उस रिबेट को भी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अलाउ कर देंगे। ये समय की ही मांग नहीं है, बल्कि एक
हेल्थ सेक्टर के लिए भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, खासतौर पे जबकि मेडिकल कॉस्ट जो है हमारे देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज एक छोटा सा हॉस्पिटलाइजेशन आपको लाखों का बिल दे देता है। लेकिन संजय सर, सवाल यही है कि जैसे कि आपने बोला कि दो भागों में इसको बांटा है सरकार ने। जैसे पहले भाग में आपसे जो बात की, क्या आपको लगता है कि सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं एजम्पशन जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में दी है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा उससे? या लगता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भारत में आ पाएगी, जिससे जो करेंसी हमारी वो भी सुधरेगी, साथ ही साथ जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा? आपको लगता है कि जो पहले पार्ट में आपने बताया कि कई सारे क्षेत्रों में ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए छूट दी गई है इसमें, तो क्या ये कितना फायदेमंद रहेगा सर, अगर देखा इकोनॉमी के साथ देखिए, देखा जाए तो? जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, वो सरकार ने अपना इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही डाला है कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट जो हाफ था उसके अंदर तो स्लाइटली इंप्रूव रही है, लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट्स हैं कि वो ऑलमोस्ट ड्राई अप हो चुकी है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास कब आएगी? तब आएगी जब आपके रेगुलेशंस बेटर होंगे और उनको यहाँ पे अपनी रिटर्न्स बेटर दिखनी चालू होंगी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए एज सच कोई प्रोविजंस इसके अंदर नहीं आए हैं। आपके जो टैक्स रेगुलेशंस हैं वो लगातार डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। अभी बड़ा रिसेंट के अंदर एक टाइगर ग्लोबल का एक जजमेंट आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो एक ऑलरेडी सेटल्ड लॉ था, वो अनसेटल हो गया। तो मैं ये उम्मीद करता था कि शायद इसके ऊपर कोई सरकार की तरफ से इस बजट के अंदर व्यू आए, लेकिन वो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के अंदर ये बजट कुछ लैक करेगा। क्वाइट पॉसिबल है कि जैसे रेयर अर्थ की है इसके अंदर है, या सेमीकंडक्टर का है, उनकी टेक्नोलॉजी के लिए जो है कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के अंदर ज़रूर आए, और वो ज़रूरत भी है। अदरवाइज़ हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 11 महीने तक तो सस्टेन कर सकते हैं, उसके बाद मीडियम टर्म के अंदर उनमें डिक्लाइन आना चालू हो जाएगा। संजय जी, आप जैसे कि आपने बात की कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो तो फ़ायदा उसको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो करेंसी है उस पर भी हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन सर, कुछ ऐसी चीज़ें भी उन्होंने इसमें की हैं कि जैसे 2047 तक के लिए जो नए स्टार्टअप्स आते हैं, जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाते हैं या डाटा में काम करते हैं या एआई में काम करते हैं, तो उनको भी छूट कहीं ना कहीं दी है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस बजट के अंदर कोई स्पेसिफिक छूट इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इस तरह से कोई अलग से छूट दी गई हो। इस तरीके का मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि जो इंडस्ट्री जिनके ऊपर गवर्नमेंट का थ्रस्ट था, उनके कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के ऊपर उन्होंने जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसके अंदर एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी है। संजय सर, चूँकि हम आम आदमी जो होता है वो बजट से बड़ी निगाह से देखता है कि उसको क्या राहत मिलेगी। आपने जैसा किया कि बजट में कुछ ऐसा टैक्स एग्जेम्पशन तो नहीं मिला है, लेकिन क्या लगता है कि दूसरी तरीके से कुछ सरकार ने कुछ फ़ायदा देने का प्रयास किया? कुछ नज़र आता है बजट में सर ऐसा? देखिए, आम आदमी तो हमेशा यही चाहेगा, ख़ासतौर पे जो मिडिल क्लास है उसका तो ये व्यू रहता है कि अगर कहीं ना कहीं से कुछ इनकम टैक्स के अंदर मामूली सी भी रिबेट आ जाती है, कुछ जो है इनडायरेक्ट जो टैक्सेस के अंदर जीएसटी के माध्यम से या किसी और माध्यम से कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, वो दो ही चीज़ों की उम्मीद करता है। और एक उसका तीसरा सपना अपना घर लेने का होता है। उस घर लेने के सपने के अंदर जो है, जो हाउसिंग लोन के रेट्स हैं या अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर कोई अनाउंसमेंट जो आ सकती थी जिसके अंदर कि उसे एक रिबेट मिल जाती या घर उसके लिए सस्ता हो जाता, अफोर्डेबल हो जाता, या उसका जो हाउसिंग लोन है उसके इंटरेस्ट की रिबेट इनकम टैक्स के अंदर बढ़ के कुछ आ जाती। लेकिन ऐसी कोई भी रिबेट जो है, चाहे उसके मकान से रिलेटेड हो, चाहे उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उसके हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई ऐसा मेजर अनाउंसमेंट मुझे बजट के अंदर नहीं दिखी है। मतलब जो मिडिल क्लास है वो अभी भी कहीं ना कहीं हाथ पीट रहा है कि उसके हिस्से में कुछ आया नहीं है बजट में सर। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि बीइंग है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास से रिलेट करता हूँ, कि वाकई सिर्फ जो है हाथ मलते रह गए। हजूर, आप जो है थोड़े से बेवफा निकले। संजय जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को लेकर जरूर कुछ कदम उठाए हैं, उसमें एक 10,000 करोड़ रुपए कॉर्पस रखा है, लेकिन आपको लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ एमएसएमई जो बैकबोन माना जाता है भारत के अर्थव्यवस्था की, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का एलोकेशन करना, आपको लगता है कि ये एक पहल जरूर हो सकती है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है? एक बजट उसको कहीं और बढ़ा के दिया जा सकता था। उससे क्या उम्मीदें लगती हैं आपको एमएसएमई सेक्टर को खासतौर से अगर देखा जाए तो? देखिए, सरकार का इस वक्त इस साल का जो फोकस है, जो फोकस थीम भी आप कह सकते हैं, बजट का थीम मैन्युफैक्चरिंग है।
उन्होंने चैंपियन एमएसएमई का एक शब्द जो है इसके अंदर डाला है कि उन्हें एमएसएमई में चैंपियंस क्रिएट करने हैं। बिल्कुल। तो सरकार का अपना विजन तो बड़ा क्लियर है, जो सरकार की बेसिक पॉलिसी है वो क्लियर है कि उन्हें एमएसएमई को लगातार सपोर्ट देनी है। देखिए पिछले 2 बजट से पहले से एमएसएमई की पेमेंट्स को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए 43B एक इनकम टैक्स का सेक्शन है, जिसमें 15 और 45 दिन की पेमेंट के बाद अगर आप उन्हें नहीं करते हैं तो आपको वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करने का भी सरकार ने इनकम टैक्स में प्रावधान डाल दिया था, और लोगों के प्रेशर के बावजूद भी उसको वापस नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं एक उनका एक प्रयत्न था कि एमएसएमई को टाइमली पेमेंट्स मिले। आज सरकार मैसिव स्कीम्स जो हैं वो डिक्लेयर कर रही है एमएसएमईज के लिए, जो कि उनके पोर्टल पे अवेलेबल हैं कि और लगातार उनका बेनिफिट वो कोशिश करते हैं कि मिल पाए। लेकिन उसके अंदर ना एक बड़ा पार्ट आता है उनके इम्प्लीमेंटेशन का। जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है उसके अंदर जो मशीनरी इम्प्लीमेंट कर रही है वो इतनी स्लो है और उसके प्रोसीजर्स इतने टीडियस हैं, तो जो गेन आपको रियल के अंदर एमएसएमई का सरकार ने एनविसाज किया था वो मैसेज डायरेक्टली फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब आप ये देखिए कि सरकार ने डिक्लेयर किया था कि विदाउट गारंटी के लोन्स दिए जाएंगे एमएसएमई को, जो एलिजिबल एमएसएमई हैं। अगर आज आप किसी भी बैंकर्स के पास जाते हैं तो शायद जो है 10 में से 8 बैंकर आपको रिफ्यूज कर देंगे कि हम इस स्कीम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? जब सरकार की इमीडिएट डायरेक्शंस थी तो उन डायरेक्शंस को नीचे फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर इसके बावजूद अगर आप वो लोन लेने के अंदर सफल भी हो गए तो आपके ऊपर कितनी हैवी कॉस्ट बढ़ रही है। अभी एक रीसेंट जानकारी के हिसाब से अगर आपको एमएसएमई में कोलेट्रल फ्री लोन लेना है तो लेके 11.5% 12% के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक चार्ज कर रहा है, जिसमें उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्रेडिट गारंटी का प्रीमियम जो है वो भी एक्स्ट्रा चार्ज किया जा सकता है। आज साहब एमएसएमई 11% या 12% का इंटरेस्ट पे करने के बाद कैसे सरवाइव करेगी? ये एक बहुत सोचने का विषय है। संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं कोलेट्रल की आपने बात कही, इसी तरह मैं आपको ये बता दूं कि आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसमें भी इसी तरह के मामले देखने में आते हैं। सरकार स्कीम तो लेकर आई, जो बीमा दे रही है 5 लाख तक का आयुष्मान भारत में, लेकिन अस्पताल उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यही कहानी शायद बैंकों में भी आ रही है। जब आप लोन लेने जाते हैं, सरकार की स्कीम है लेकिन आपको लोन नहीं मिल पाता, तो क्या लगता है कि स्कीमों को लेकर कहीं ना कहीं जो अधिकारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं रोड़ा अटका देते हैं, या जनता को जो फायदा मिलना चाहिए उन स्कीमों का वो नहीं मिल पाता है? देखिए, जहां तक मैंने पाया है कि सरकार का जो ऊपर से जो विजन है, मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई विजन रखा है, वो विजन अपने आप में बड़ा बेहतरीन विजन होता है। उस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे एक्ट और रूल्स बनाए जाते हैं। उसकी जिम्मेवारी मिनिस्ट्रीज के ऊपर होती है, उनकी अफसरशाही के ऊपर होती है। तो वहां तक आते आते कहीं ना कहीं हम उन रूल्स को, रेगुलेशंस को इतना डिफिकल्ट कर देते हैं कि उसका एक रियल बेनिफिट मिलना जो है वो बंद हो जाता है। आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती है कि आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल बने। और फिर आपका आता है लास्ट का डिसबर्समेंट का पार्ट। जब डिसबर्समेंट का पार्ट आता है वो लास्ट पार्ट होता है कि आपने वो पैसा एलिजिबल लोगों को दे दिया। उस वक्त का पार्ट जो है, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही मौजूद है, वो कहीं ना कहीं इतने रोड़े अटका देती है कि जो पैसा आपको 2 महीने में मिल जाना है वो पैसा आपको 6 महीने बाद भी अवेल नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को वेरी हार्श बना देना, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत तंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सरकार की पूरी जानकारी के अंदर है और उनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स भी इसके तरफ किए जा रहे हैं कि इसको सर अभी भी नजर आ रहा है हमारे इकोनॉमी में। देखा तो रेड टेपिज्म जिसको हम कहते थे, लाल फीताशाही, वो कहीं ना कहीं अभी भी सर एग्जिस्ट है। लाल फीताशाही साहब बिल्कुल कायम है और उस लाल फीताशाही को तोड़ने की जरूरत है। तोड़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाना। गवर्नमेंट को अपने बजट्स को कम करना पड़ेगा, जो आपके डिपार्टमेंटल बजट्स हैं। गवर्नमेंट को अपने उन खर्चों को, जो फालतू के खर्चे हैं, उसे कम करना पड़ेगा। आप ये देखिए, जब अमेरिका जैसी कंट्री जो है डॉज करके एक स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट करती है एलन मस्क के अंडर, की इकोनॉमीज आ सकें गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर, और इमीडिएटली जो है करीब करीब $1 ट्रिलियन जो है अमेरिका ने उसके अंदर सेव किया, जैसा कि न्यूज़ के अंदर आता है। तो ये कहीं ना कहीं एफिशिएंसी हमें भी लानी है। आज आप देखिए, हायर एंड फायर की पॉलिसी किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं है? क्या हम गवर्नमेंट के अंदर जो है ये भूल गए हैं कि
जो भी फंडिंग है वो टैक्स पेयर की मनी है। टैक्स पेयर मनी के साथ अकाउंटेबिलिटी उस ऑफिसर की बनती है कि उसे टाइमली उस काम को इंप्लीमेंट करना है, और अगर वो उस काम को एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं उसको भी फायर करने की पॉलिसी आनी चाहिए। संजय जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्योंकि इस बजट जो होता है वो एक आगे की दशा दिशा तय करता है अगले कुछ सालों के लिए। इस बार क्या लग रहा है कि सरकार का फोकस किस तरफ ज़्यादा आ रहा है? इनोवेशन पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, या बेरोजगारी पर नज़र आ रहा है, किस तरह को दूर की जाए, या फिर जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है भारत को उस पर नज़र आ रहा है? क्योंकि सर हम देखते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में हम काफ़ी पिछड़ते जा रहे हैं। जहाँ चाइना एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी बना रहा है अपने देश में, और कई लोग जो है एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। इस बार इनोवेशन और एजुकेशन पर क्या नज़र आ रहा है सर आपको? साहब देखिए, सरकार का इस बजट के अंदर फोकस जो फुल्ली फोकस है वो आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है। उन्होंने उसी की तरफ फोकस किया है, और ये फोकस अपने आप में यूं मायने रखता है कि अगर इसके ऊपर इंफ्रा पे हमारी स्पेंडिंग बढ़ती है, कैपिटल गुड्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे स्पेंडिंग बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट उससे डायरेक्टली जनरेट होता है। तो हमें एक चीज़ से हम 2 अचीव जो है टारगेट कर सकते हैं। अब जहाँ तक साहब एजुकेशन का सवाल आया है, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो हैं वो मैक्सिमम हैं। 3 से लेकर 18 साल तक की आयु के बच्चे जो हैं उनकी मैक्सिमम संख्या पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान में अवेलेबल है, और वो कहते हैं करीब 26% पॉपुलेशन जो है वो इस सेक्टर के अंदर आ रही है, जो आगे और बढ़ेगी। लेकिन उसके मुकाबले जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो कहाँ पे टिका हुआ है, ये हम सब की जानकारी में है। सरकार ने ऑफ लेट अगर आप देखिए पिछले 7-8 सालों के अंदर कई सारे नए IITs क्रिएट करे, कई सारे नई IIMs क्रिएट करे हैं, तो वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वहाँ की जनता को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो रोज़ इलाज के लिए दिल्ली भाग के आते थे वो वहीं की फैसिलिटीज़ अवेल कर पा रहे हैं। अब ज़रूरत है कि इस मोमेंटम को बहुत फास्ट करने की। और देखिए, आपने आयुष्मान भारत का भी जिक्र किया कि उसके अंदर भी लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता क्योंकि हॉस्पिटल रिजेक्ट कर देते हैं। उसके रिजेक्ट करने के 2 कारण हैं साहब। पहला जो कारण मेरी जानकारी के अंदर आया है वो ये है कि आयुष्मान भारत में जो हॉस्पिटल पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं वो बहुत लेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलीज हो पाती हैं। तो आपने इलाज आज किया, आपको पेमेंट मिलेगी 1 साल के बाद, और उसके बाद भी हर्डल्स क्रिएटेड रहेंगी जो कि नीचे ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करके डाल देती है, रूल्स एंड फालतू कई तरीके के नए रूल्स और रेगुलेशंस क्रिएट करके। तो आपके लिए डॉक्टरी रेम्यूनरेटिव कैसे बनेगी? अगर आपको डॉक्टर की फीस ही उसे टाइमली नहीं मिलेगी तो वो आपका इलाज कैसे करेगा? दूसरा तरीका ये है कि जो उसमें प्रोसीजर्स की कॉस्ट है वो कई जगह प्रोसीजर्स की कॉस्ट को हमने इतना कम रख दिया है कि उस प्रोसीजर्स के अंदर, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट भी डलना है, मान लीजिए आपका नी रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट सबसे कम आयुष्मान भारत और सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में रखी गई है। तो उसके अंदर होता क्या है कि कई बार आपको जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो भी आ जाती हैं सामने, की हल्की तरह का आपके जो नी है वो लगा दिया गया, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं लग पाया, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ये कहते हैं सर। एग्जैक्टली। संजय सर, क्योंकि जो हमारा बुनियादी ढांचा है देश का वो कृषि आधारित है सर। हम सब जानते हैं कि कृषि क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र हमारे देश में माना जाता है। अगर हम देखें, हालांकि ग्रो कर रहा है, लेकिन आज भी हम उसी पद्धति से कृषि कर रहे हैं जो आपसे 20 साल पहले भी करते थे, 40 साल पहले भी करते थे। क्या आपको लगता है कि सरकार उस क्षेत्र को भी पॉइंट आउट कर रही है धीरे धीरे, या उसमें नई इनोवेशंस की बात कर रही है, चाहे वो AI के जरिए हो या अन्य टेक्नोलॉजी के जरिए हो? कृषि क्षेत्र को और किस तरह देख रहे हैं सर इस बजट में आप? देखिए, कृषि क्षेत्र के अंदर तो इस बार का जो ग्रोथ रेट था वो 3.1% का आया, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पॉइंट आउट किया गया है, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री है। और लगातार गवर्नमेंट का प्रयास रहा है। एक बहुत सुंदर योजना सॉइल कार्ड की जो है वो स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा, जिसके अंदर की देखिए किसान जो हैं वो जनरली जो है इतना एजुकेटेड नहीं होता कि ज़मीन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कौन सा उसे फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, कौन सा कीटनाशक उपयोगी है। एक इसके बारे के अंदर उन्होंने हेल्थ सॉइल कार्ड चालू किया था। अभी ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि जो किसानों को निचले लेवल के ऊपर उसका बेनिफिट मिल सके। दूसरा, एक जो किसान लगातार फेस करता है वो ये करता है, जो फर्टिलाइज़र और बीज हैं इनमें नकली बीज और नकली फर्टिलाइज़र जो है उसे अवेल हो जाती है।
किसी भी माध्यम से, तो वो उसके लिए जो है बहुत दुखदाई और पेनफुल हो जाता है। ये कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है। और एमएसपी का मामला तो आपकी जानकारी में भी है कि किस तरीके से चला था या कैसे हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर किसान की इनकम को बेटर करना है तो हमें उनको नई टेक्नोलॉजी साथ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और उसके साथ साथ जो है उनके साथ हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी कि ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो ला सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपने पास। संजय जी, एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि बजट में अक्सर देखा जाता है कि जब चुनावी साल होते हैं तो किस तरह रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सब जानते हैं कि कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो आसाम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, वहीं तमिलनाडु में है, अगर साउथ को चले जाते हैं तो केरला में चुनाव है, पुडुचेरी में है। क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने उन सभी राज्यों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए भी कुछ घोषणाएं की हैं, या उनको कुछ बेनिफिट देने का प्रयास किया है? स्टेट्स की खासतौर से बात करें, असम की बात करें या बंगाल की बात करें, तमिलनाडु के, केरला की, जहाँ भी राज्यों में चुनाव है, लगता है कि कुछ चुनावी राज्यों की तरह तर्ज पे उन्होंने कुछ रेवड़ियाँ दी हैं सर वहाँ पे उनको? देखिए, मैं इन रेवड़ियों को, जो भी चुनावी रेवड़ियां, इनको दो हिस्सों में बांट देता हूं जी। पहला हिस्सा वो है जिसका जिक्र हमारे इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर का जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है कि ऑफ लेट जहां भी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, करीब 7 स्टेट्स जो हैं वो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर के उन्होंने किया है, और अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लाख करोड़ रुपीस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसके अंदर खास तौर पे महिलाओं का जिक्र है, जो महिला निधि दी गई हैं। अब इसके बारे में के अंदर उन्होंने इवन ये भी लिखा है कि स्टेट के बजट का करीब करीब लेके 1% से 8% तक हिस्सा जो है वो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो बड़ा डिस्टर्बिंग साइन है उनके हिसाब से। चलिए, ये तो स्टेट का मैटर हो गया। अब सेम रेवड़ियां जो है सेंटर की तरफ से भी जाती हैं, उसका जिक्र इसके अंदर नहीं है। तो अगर आप उनको पूरी रेवड़ियां जिनके बारे में अनकंडीशनल ट्रांसफर है, आप देखिए कई जगह जरूरत है कि आपको सपोर्ट देने की है, तो उनके साथ ना कंडीशनल सपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। उन कंडीशनल सपोर्ट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं खुद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने इस रिपोर्ट के अंदर खुद ही दे रखे हैं। उन्होंने पुर्तगाल का जिक्र किया और कंट्रीज का जिक्र किया कि वहां पे अगर वो अनकंडीशनल सपोर्ट दे भी रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं। अनकंडीशनल नहीं जा रहा है। आज किसी भी प्रदेश के अंदर आप जाके कह देते हैं कि महिलाओं को इतनी निधि दी जाएगी या युवाओं को इतनी निधि दी जाएगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये कहना बहुत आसान है। मैं तो जब इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा इस बार, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद सरकार जो है इस बजट के अंदर ही इसके ऊपर कोई लिमिट लाएगी कि 1%, 2%, इससे ज़्यादा कोई भी स्टेट बजट जो है वो इसके ऊपर खर्च ना किया जा सके। और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है कि ताकि सवाल यही उठता है ना कि सरकार अगर इस तरह की पाबंदी लगा देती तो फिर सर जो डायरेक्ट बेनिफिट उनको पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है वो कैसे मिल पाता चुनावों में सर? लेकिन साहब एक चीज़ समझने की है कि कहीं ना कहीं जो है इस पे रोक तो लगानी पड़ेगी। आपके पास हर वक्त तो फंड्स नहीं हो सकते हैं, और वो फंड्स टैक्स पेयर की हार्ड अर्न्ड मनी है जो कि लगातार एक्सचेंज में आ रही है। आप ये देखिए, इस बार भी जो है 17 जो बजट के अंदर आया है कि 17 लाख करोड़ रुपया जो है उसकी एडिशनल बोरोइंग्स जो हैं वो सरकार को करनी है, जो कि जीडीपी का डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है। तो वो बोरोइंग्स बढ़ने का मतलब ये है कि आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी बढ़ रही है, आपकी लिक्विडिटी खत्म होती है। अगर आपके पास कहीं ना कहीं पैसे की शॉर्टेज आती है तो करेंसी छापने का भी एक ऑप्शन आ जाता है। करेंसी छापना जो है वो अपने आप के अंदर इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। तो सब चीज़ें इतनी इंटर रिलेटेड हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी कमर को कसने की ज़रूरत है। एक डॉज जैसे डिपार्टमेंट को बनाने की ज़रूरत है कि ताकि गवर्नमेंट के जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं लेके सेंटर से और स्टेट तक की, जो मिनिस्ट्रीज वर्किंग नहीं है, जहां पे भी वर्कफोर्स एक्सेस है, उसको डिप्लॉय किया जाए, उसके अंदर एफिशिएंसी लाई जाए और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाए। मतलब पहिया चलाने की जरूरत है सर अच्छे तरीके से। बिल्कुल साहब। अब क्या है साहब, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं। आपने सोचा भाई जो पब्लिक है उसने भी पहिया चला दिया, जो इंडस्ट्री है उसने भी पहिया चला दिया। अब रेस्ट 2 पहिए में एक सरकार का पहिया है और दूसरा ब्यूरोक्रेसी का पहिया है। वो पहियों में कहीं ना कहीं आपके जाम लगा हुआ है या उसमें ग्रीस की ज़रूरत है कि ताकि वो भी चल पड़े। तो ये इस वक्त की एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। संजय सर, एक बड़ा सवाल ये भी आता है, चूंकि आप इकोनॉमी के जानकार हैं और जिस तरीके से हमारे देश का युवा है और जो
अमीर तबका है उसके बीच में खाई बहुत बढ़ती जा रही है। सर हम देख रहे हैं जो जीडीपी है वो तो हमारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो एनुअल पर कैपिटल इनकम है जो कॉमन मैन की है वो हमने देखा है कि उसमें और जो अमीरी में अंतर है सर, बहुत बड़ा गैप आ गया है। गरीब उतना ही टिका हुआ है, लेकिन जो अमीर तबका है वो लगातार अमीर होता जा रहा है। ये जो खाई कैसे सर पटेगी या इसको किस तरह से पाटा जाएगा सरकार की तरफ से? क्या कुछ स्कीमें इसमें नजर आ रही हैं कि जिससे जो गरीब की कमाई है वो बढ़ सके और जो अमीर लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे बड़े बड़े घराने की जो हम बात करते हैं, उनका फायदा गरीब लोगों को ही मिले और जो कमाई उनकी हो रही है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो चैनलों के थ्रू? सर देखिए, ये चीज़ जो आपने कही है मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। चाहे आप कोई भी संसार की इकोनॉमी उठाएंगे, चाहे आप अमेरिका की इकोनॉमी उठा लीजिए, वहाँ भी ये डिफरेंस बहुत है। जो अपर क्लास मौजूद है, जो एफ्लुएंट वर्ग है, वो एक बहुत लिमिटेड वर्ग है, से 2% 4% का, जो कि पूरी कैपिटलाइजेशन को कंट्रोल करता है। रेस्ट जो है वहाँ पे सर्विस क्लास मौजूद है, जो कि अपने डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट करके एक डिसेंट सेविंग ही कर पाते हैं। तो ये कंडीशन तो आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वेरी डिफिकल्ट है कि आप इस सिनारियो को बदल सकें, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरल भारत के हिसाब से अगर बात करूं तो क्या उसमें लगता है कुछ ऐसे दिख रहा है इस बजट में, कुछ उसमें से कुछ 1-2% का भी कोई मार्जिन आ जाए कि हाँ भाई जो गरीब की कमाई बढ़ जाए? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसका जनरेशन बढ़े। जब भी इंफ्रा की स्पेंडिंग बढ़ती है, इंडस्ट्री पे स्पेंडिंग बढ़ती है, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ना चालू होता है। जब आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शंस की एक्टिविटी चालू होंगी, नई बिल्डिंग्स बनेंगी, नई फैक्ट्रियां बनती हैं, तो रोजगार भी बढ़ता है और उसके साथ साथ लोगों के हाथ में पैसा आना चालू होता है। तो ये सब चीज़ें अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है देश को महसूस होगा और कहीं ना कहीं वो अर्निंग्स बढ़ेंगी। अब जैसे जी राम जी जो मनरेगा स्कीम के अंदर जो चेंज किया है, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक चेंज है। आपने 125 दिन के ऊपर ले गए हैं और आपने उसका जो पेमेंट होती है उसको भी इम्प्रूव किया है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसमें जो करप्शन इन्वॉल्व था उसे दूर करने के लिए एसेट्स को चिन्हित करना भी जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दीवार बनाएं, फिर उसे तोड़ें, फिर उसी दीवार को दोबारा बना दें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कमियां कहीं ना कहीं सिस्टम में है सर, उनको दूर करना ज़्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, सिस्टम्स की कमियों को दूर करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको रिकग्नाइज किया जाए। देखिए, सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने आइडेंटिफाई किए कि कुछ सिस्टम्स जो हैं जिनके अंदर ज़रूरी है कि उसे चेंज किया जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना होना लाजमी है। लाजमी यूं है कि लोग ये कहेंगे कि भाई जब तुम्हें पता था तुमने स्कीम क्यों चलाई, लेकिन इसकी परवाह सरकार को नहीं करनी चाहिए। जब भी सिस्टम्स की कमियां उसके सामने आती हैं या रेड फ्लैग होती हैं, उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेके उसे सुधारने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। संजय सर, आखिरी 2-3 सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि टैक्स के एक्सपर्ट भी आप हैं सर। हालांकि जो टैक्स एग्जम्पशन है वो तो नहीं मिला है इस बार, लेकिन कुछ लगता है कि सामानों के प्रति सरकार ने कुछ, जैसे कुछ सस्ता हुआ होना हो या महंगा होना हो, कुछ जो गुड्स हैं उन पे कुछ ऐसी रियायत दी है जिससे कि थोड़ा अगर हमें दर्शकों का बता सके कि हाँ आने वाले समय में ये चीज़ें सस्ती होने का अनुमान लगाया जा रहा है इस बजट के जरिए और ये चीज़ें महंगी होंगी, तो कुछ इसमें सर अगर आप कुछ बता सकें कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट रहने वाले हैं आने वाले टाइम में जो सस्ते होंगे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि इनका मूल्य है वो बढ़ेगा? सर देखिए, अगर डायरेक्टली आप ये पूछ रहे हैं कि इस बजट के अंदर किस ड्यूटी के अंदर रिडक्शन आई है कि जिससे इससे बजट के अंदर ही रिबेट आ जाएगी, तो बेसिकली काफ़ी सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जिसके अंदर बेसिकली 7 ड्रग्स शायद कैंसर से रिलेटेड हैं जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स की जो चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के लिए जो इंपोर्ट होंगी, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जो अपने आप में गुड साइन है कि क्योंकि इससे क्या है, हमारा जो इंडस्ट्री है उसको एक सपोर्ट मिलती है कि उनकी कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तैयार करने के लिए। वहीं से अगर बात की कुछ महंगी होगी तो कुछ नजर आ रहा है महंगा भी कुछ होने वाला है सर आने टाइम में, क्योंकि जनता सर ये जानना चाहती है कि वो क्या महंगा हो रहा है, कौन सस्ता हो रहा है। आपने बता दिया सपोर्ट मिलेगा जरूर इंडस्ट्री को, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी सर जो क्योंकि अभी शुरुआती चीज़ें हैं कि समझ में जरूरी है, लेकिन क्या लग रहा है कि शुरुआती चीज़ों में कि कुछ चीज़ महंगा भी होने वाला है सर आने वाले टाइम में? देखिए, जो मुझे एक चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो क्रूड ऑयल का है।
क्रूड ऑयल के अंदर एक डबल एज हो गया है, क्योंकि क्रूड ऑयल इस साल के शुरू के अंदर करीब $75 पर बैरल था, जो बीच में लगातार कई महीनों से 50 और 55 की रेंज में चल रहा था। महीनों हो गए हैं उनको, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इसके ऊपर जो है स्पाइक आया है। जैसे ये ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट की बात आई है, 70 के आसपास, $70 के आसपास पहुंच गया है। और दूसरा जो हमारा जो रुपी है, रुपी में लगातार रुपी गिरा है और गिर के जो है 85 रुपए से अब इस वक्त जो है 91-92 रुपए के आसपास आ गया है। चला गया है। हम मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल है उसे इंपोर्ट करते हैं। उस इंपोर्ट की जो हमारी कॉस्ट है, ना केवल बेसिक कॉस्ट बढ़ गई और प्लस रुपी की वैल्यू गिरने से जो हमारा जो आउटगो है वो बहुत बढ़ गया। इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इन चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ महंगाई आ सकती है, इनके दाम बढ़ सकते हैं। अगर इनके दाम बढ़े तो फिर काफ़ी चीज़ों के जो हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशंस के, इन सब की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, तो स्लाइटली इन्फ्लेशन की उम्मीद मुझे उस वक्त में लगती है। लेकिन सर इसमें सर ये भी तो है कि सरकार जिस तरीके सस्ता तेल रशिया से खरीद रही थी अब तक, अब वेनेजुएला से तेल खरीदा, अमेरिका का तेल खरीदा जाएगा, क्या लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा सर आने वाले दिनों में? जैसे वो संकेत दे रहे हैं कि क्रूड ऑयल को लेकर कुछ संशय नज़र आ रहा है, आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो अगर सर उनमें अगर तेज़ी होती है और भारत को महंगा तेल मिलता है, तो क्या सरकार उस पर सब्सिडी देगी या सर उसका बोझ जनता पर डालेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आप पिछले 2 साल का पीरियड उठा के देखते हैं, इस बजट से पहले का भी पीरियड 2 साल का उठा के देखें, तो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट एक पैरिटी पे चलते रहे, बिल्कुल 1-2 रुपए ऊपर नीचे स्टेबल रहे और स्टेबल रहे। और देखिए, इंसिडेंटली ऑल ओवर द यूरोप में जो पेट्रोल है वो हमारे यहाँ से 70% ज़्यादा महंगा था। मैंने उसका कन्वर्जन लगा के देखा, 70% से भी ज़्यादा वहाँ पे कीमत ज़्यादा थी। उसका एक कारण था कि हिंदुस्तान का जो मेजर ट्रेड बास्केट थी क्रूड के अंदर, वो रशिया का इंपोर्ट आ रहा था। रशिया की तरफ से सब्सिडी दी जा रही थी और वो रेट्स भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बेटर थे। ये हमारी सरकार का एक बड़ा बेहतरीन कदम रहा कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक नीड्स को कवर अप करने के लिए लगातार रशिया से ऑयल को लेके हिंदुस्तान के अंदर अपनी नीड्स को पूरा किया, जिसके लिए कोई भी कंट्री उन्हें कंपेल नहीं कर सकती। लेकिन अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, पहले टैरिफ उसने 1 अगस्त को 25% लगाया और 27 अगस्त को, क्योंकि हम ईरान और रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो उसको 50% कर दिया। तो इस टैरिफ का बहुत बड़ा नुकसान जो है हिंदुस्तान के कुछ सेक्टर्स को भुगतना पड़ा, खासतौर पर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर थे। तो उसको देखते हुए अब सरकार की नेगोशिएशंस चल रही हैं। सरकार जो है कोशिश कर रही है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी बास्केट को बड़ा किया जाए। कुछ क्रूड जो है, जैसे अभी वेनेजुएला से भी आने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस क्रूड बास्केट के अंदर यहाँ से भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब ये साफ है कि तेल का खेल सा शुरू हो गया है, उसका असर भी जल्दी देखने को मिलेगा, लग रहा है। अगर सरकार सब्सिडाइज कर दे तो एक बड़ी मेहरबानी जनता के ऊपर होगी। संजय सर, आखिरी उसमें हम अपने दौर में हैं इस चर्चा के, बजट को लेकर सर क्या लगता है आपको, क्या खोया क्या पाया, कितने नंबर देंगे? सर, मैं बजट को 2 हिस्सों में बांट देता हूं। पहला बजट जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए है, उस बजट को मैं 6.5 से 7 पॉइंट देता हूं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनमें लगातार डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की बात कही है। दूसरे बजट को मैं एक मिडिल क्लास पर्सन्स के लिए क्या बजट है उसके लिए बांटता हूं। तो ये 2 नंबर दे पाऊं या 3 नंबर दे पाऊं, इससे ऊपर तो यानी कि सर बिल्कुल भी जो मिडिल क्लास है उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं लगा आपके हिसाब से? सर कुछ नहीं रहा है? मैं ये कह सकता हूं झुनझुना हाथ आया है। मतलब खोदा पार निकली चुईया। अब ये आप कह सकते हो। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, तमाम बारीकियां समझाने के लिए बजट की कि किस तरीके से जो बजट आया है किस लिहाज से अच्छा है, किस लिहाज से खराब है, या इसको ये कह सकते हैं सर एक बैलेंस बजट है। इसकी संज्ञा हम इस तरह दे सकते हैं कि बैलेंस बजट पेश किया गया है। देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा कि मैं बजट को 2 हिस्सों में बांट के चलता हूं। जहां तक आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग का बजट है, थीम भी वही था, लोगो भी वही था, और सरकार ने उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया है जिन सेक्टर्स की देश को आवश्यकता है फॉरेन करेंसी के हिसाब से। तो उस तरफ तो बिल्कुल वो राइट ऑन डॉट हैं। हाँ, उन सेक्टर्स के अंदर जो फंड एलोकेशन है उसके ऊपर वो थोड़ी सी कंजूसी कर गए हैं, क्योंकि जहां दिल खोल के उन्हें उन सेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट देना चाहिए था वो
मिस कर गया थोड़ा सा। और बाकी जो जनरल पब्लिक के वाला पोर्शन था, वो जनरल पब्लिक तो जी हमेशा थोड़ा कुछ ना कुछ रिबेट चाहेगी, थोड़ा सा पॉपुलिस्ट चाहती है। हम हों, आप हों, सबको कुछ ना कुछ तो सोचते हैं कि भाई चलो ये चीज़ सस्ती होगी। अब साहब देखो ना, 22 सितंबर को जब जीएसटी की रिबेट्स आने के लिए सरकार ने अनाउंस किया था, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि नवरात्रों के पहले नवरात्रों से आपके दाम गिर जाएंगे। जैसे गाड़ियों के अंदर एक मेजर रिबेट उन्होंने डाली थी। तो अगर हम उस महीने से पहले की वर्किंग देखें अनाउंसमेंट के आसपास की, तो उस वक्त नेगेटिव ग्रोथ उस सेक्टर में आई थी। बिल्कुल सब लोगों ने गाड़ियां खरीदी नवरात्रे के बाद, जब वो 22 सितंबर को रिबेट आ गई। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा है कि जो गाड़ियों की सेल है वो 20% बढ़ी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंतजार तो करती है, इंतजार करती है। अब इस बार इंतजार थोड़ा सा ऐसा लगता है अगले साल तक के लिए लंबा हो जाएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया से बात करने के लिए, समझाने के लिए। जो बजट आया है किस तरीके से इसके नंबरिंग दी है, किस तरीके से इसके एलोकेशंस हैं वो समझाई हैं, साथ ही साथ जनता को क्या इसमें मिला है, क्या खोया है, क्या पाया है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत।